गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो कल की क्लास हो रही थी उस कल की क्लास में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में जो जीन्स काम में आते हैं जिसमें है निफ जीन, नोड जीन और हब जीन, ये तीनों किस तरीके से काम में आते हैं, तो उस टॉपिक पर हमने अपनी बात स्टार्ट की थी, जिसमें हम सबसे पहले जो हम जीन पर बात कर रहे थे वो था हमारा निफ जीन। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरीके से निफ जीन जो है वो जो नाइट्रोजन है, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन, उसके फिक्सेशन में हेल्प करता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कैसे रेगुलेट करता है। तो ये देखिए रेगुलेशन ऑफ निफ एक्सप्रेशन कि किस तरीके से निफ जीन जो है वो फंक्शन करता है, उसका रेगुलेशन किस तरीके से होता है। तो हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी जिसमें हमने बताया था कि जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन होती है उस एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को प्लांट जो है वो डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं ले सकते। इसके लिए जो भी एनवायरमेंटल नाइट्रोजन होती है उसका हाइड्रोक्सिल अमीन में चेंजेस होना ज़रूरी होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन। ये प्लांट्स के थ्रू इनटेक किया जाता है। तो जो हाइड्रोक्सिल अमीन है ये डायरेक्ट फॉर्म नहीं होता है, इसके फॉर्मेशन के लिए अमोनिया का रिडक्शन होना ज़रूरी होता है, अमोनिया अपचयित होती है। तो अमोनिया का रिडक्शन होगा और अमोनिया का रिडक्शन होने के बाद यही अमोनिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्शन के कारण उसका अमोनाइजेशन होता है, उसकी अमोनीकरण की प्रक्रिया होती है। और अमोनीकरण की प्रक्रिया के बाद में एस्पार्टिक एसिड बनता है जो कि प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में या प्लांट के लिए हेल्पफुल होता है। तो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन का हाइड्रोक्सिल अमीन की फॉर्म में ही इनटेक होता है प्लांट्स के थ्रू। इसके साथ ही जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है उसमें एनवायरमेंटल नाइट्रोजन पर एक एंजाइम की एक्टिविटी होती है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसकी खुद की कैपेसिटी होती है कि ये नाइट्रोजन की एब्सेंस में भी सिंथेसाइज्ड होता रहता है। तो जब भी नाइट्रोजन की एब्सेंस होगी तब भी नाइट्रोजन एंजाइम, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, वो अपने आप ही सिंथेसाइज्ड होता चला जाता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि व्हेन अमोनियम आयन NH4+ जो है वो अमोनियम आयन है, और जब अमोनियम आयन प्रेजेंट होते हैं किसी भी मीडियम के अंदर, देन द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेज इज हाफ। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो आधी हो जाती है, वो जो क्रिया कर रहा होता है वो क्रिया आधी हो जाती है। इट मीन्स अमोनियम आयन जो है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का काम करते हैं, उसे इनहिबिट करने का काम करते हैं। ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। देखिए जो भी हमारा अमोनिया है, जो नाइट्रोजन है, वो पहले हाइड्रोक्सिल अमीन के अंदर चेंज होने से पहले उसका अमोनिया में रिडक्शन होना ज़रूरी होता है। तो जो अमोनिया है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ में और NADPH और हाइड्रोजन आयन के साथ में मिलकर के एक रिएक्शन करती है इन द हेल्प ऑफ, जो किसके माध्यम से कर रही है, कौन सा एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो होती है ग्लूटामेटेड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करती है और ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर बन रहा है फर्स्ट कंपाउंड ग्लूटामेट एंड प्लस NADPH प्लस वाटर। देन सेकेंड जो रिएक्शन होती है उसमें ग्लूटामेट जो है उसके लिए, उसमें जो ग्लूटामाइन का सिंथेसिस है उस सिंथेसिस के लिए ATP की ज़रूरत होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी के लिए ये ग्लूटामेट जो है ATP प्लस अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है और ग्लूटामाइन सिंथेसिस एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन करता है, एक फॉस्फेट कंपाउंड रिलीज कर देता है जिससे ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाती है। तो ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन करता है। ये जो ग्लूटामाइन होता है ये सेंट्रल पॉइंट होता है नाइट्रोजन के रिडक्शन के लिए, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए। ये सेंट्रल पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि ये ग्लूटामाइन सिंथेसिस जो है इसकी ये कैपेसिटी होती है कि ये खुद का सिंथेसिस भी अपने आप से कर लेता है और साथ ही ये जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज है
उसके सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है। जब इसका सिंथेसिस कंट्रोल होगा तो ग्लूटामेट का फॉर्मेशन जो हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये ग्लूटामेन सिंथेसिस जो है ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है और सेल्फ का सिंथेसिस करता रहता है। इसीलिए ग्लूटामीन जो है वो सेंट्रल पॉइंट है जो इस रिएक्शन को भी कंट्रोल करेगा और यहाँ पर भी इसे का रेगुलेशन करता है। देन यहाँ जो कंपाउंड बना ग्लूटामीन, ये अगेन अल्फा कीटोग्लूटारेट प्लस NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट सिंथेसिस। जो ग्लूटामेट सिंथेसिस है एंजाइम, उसकी प्रेजेंस में, और ये 2 ग्लूटामेट प्लस NADPH का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर 2 ग्लूटामेट के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया है। इस तरीके से ये कंप्लीट रिएक्शन जो कि एनवायरमेंटल नाइट्रोजन में अमोनिया के रिडक्शन से स्टार्ट हुई थी और ग्लूटामेट के सिंथेसिस पर जाकर के कंप्लीट होती है। यहाँ पर क्योंकि इस कंप्लीट प्रोसेस में निफ जीन जो है उसका रोल इम्पॉर्टेंट है और निफ जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है, तो ड्यू टू एडिनिलाइजेशन ग्लूटामिन सिंथेसिस के एडेनिलीकरण के कारण ये जो ग्लूटामिन सिंथेसिस है इस बाइंडेड विथ निफ जीन, ये निफ जीन के साथ बाइंड कर जाता है और बाइंड होने के बाद ही ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। निफ जीन का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट निफ जीन का रेगुलेशन जो है वो रेगुलेट होता है। अब बात हो रही है कि निफ जीन का रेगुलेशन हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो प्रोटीन कास्केड का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होगी। अब इस प्रोटीन के बनने के बाद में इस निफ जीन की क्लोनिंग किस किस तरीके से की जाती है उस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट निफ जीन जो होता है उसकी क्लोनिंग करने के लिए होस्ट सेल की फॉर्म में इकोलाई को यूज़ करते हैं। इकोलाई का प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है। तो जो निफ जीन होता है इसका इकोलाई से बाइंडिंग तो इजीली हो जाती है क्योंकि निफ जीन जो है वो ओरिजिनेटेड प्रोकैरियोट से ही होता है, प्रोकैरियोट से ही बना होता है। इसके साथ ही जो भी हमारे वैसे आपने देखा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है वो सारा लेग्यूमिनोसी प्लांट्स के अंदर होता है। ज़्यादातर आपको लेग्यूमिनोसी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन कई अलेग्यूमिनोसी प्लांट्स भी हैं जिसमें निफ जीन जो प्रेजेंट है उसमें क्लोरोप्लास्ट का ट्रांसफ़र किया जाना जो है वो नेसेसरी होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के इक्वली ट्रांसक्रिप्शन भी करता है और साथ ही ट्रांसलेशन भी कर पाता है, और साथ ही क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। तो ये दोनों ही कैरेक्टर जो कि एक तो एटीपी का प्रोडक्शन क्लोरोप्लास्ट के थ्रू और दूसरा उसमें रिडक्शन जो हो रहा है वो ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट लेग्यूमिनोसी प्लांट्स के अंदर, क्योंकि लेग्यूमिनोसी प्लांट्स में तो निफ जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है और राइजोबियम के अंदर जो निफ जीन है वो ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है, लेकिन जो लेग्यूमिनोसी प्लांट्स है जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का अलग से कोई जीन प्रेजेंट नहीं होता है, उन प्लांट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लोरोप्लास्ट रीजन है जिसमें एटीपी का सिंथेसिस भी हो रहा है और उसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ये दोनों ही प्रोसेस जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के मेन प्रोसेस हैं, इन दोनों में ही क्लोरोप्लास्ट का ट्रांसफ़र हमें जो है इकोलाई होस्ट सेल के अंदर करना पड़ता है। तो ये टेक्निक जो है वो अभी इतना प्रचलन में नहीं है, इतनी ये मॉडिफाइड टेक्निक बायोटेक में यूज़ नहीं हुए कि क्लोरोप्लास्ट वाले रीजन का, क्लोरोप्लास्ट का निफ जीन के थ्रू हम फॉर्मेशन करवा सकें और इसको किसी और होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये बेसिकली निफ जीन के ट्रांसफ़र में ये प्रॉब्लम आती है लेग्यूमिनोसी प्लांट के केस के अंदर। तो अगर हम क्लोनिंग करवाते हैं तो हम क्लोनिंग करवाने के लिए देखिए जो एग्जांपल है कैलाबिसिलिया ल्यूमोनिया जिसमें ऑलरेडी निफ जीन प्रेजेंट होता है, निफ सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और सिस्ट्रॉन क्या होती है, डीएनए का फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए जो कि फंक्शनल होता है, जो जिसमें निफ जीन प्रेजेंट होता है, निफ सिस्ट्रॉन, उस पर हम
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी करवा देते हैं और अपना डिज़ायरेबल डीएनए जो है उसको सेपरेट कर लेते हैं। इसके साथ ही जो ईस्ट का डीएनए है उस ईस्ट के डीएनए के अंदर भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी करा करके उस पर क्लीवेज पैटर्न करवा लेते हैं। क्लीवेज पैटर्न पे वो कट लगा देगा जिसके कारण ये प्लाज्मिड जो है ये ओपन हो जाएगा। देन हमारा डिज़ायरेबल डीएनए जो है वो हम इसके साथ में इंसर्ट करते हैं, जो कि जनरली हम रिकॉम्बिनेशन की टेक्निक में या प्लाज्मिड का फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा ईस्ट का प्लाज्मिड है जिस पर क्लीवेज पैटर्न बना हुआ है। हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी करवा दी है। साथ ही हमें जो होस्ट सेल है ई कोलाई प्लाज्मिड, ई कोलाई का भी हमने प्लाज्मिड जो है उस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी करवा दी है। और ये हमारा कैलामेसिलिया निमोनियाई जो है इसका डिज़ायरेबल डीएनए है जिस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी करवा करके हमने अपना डिज़ायरेबल डीएनए सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जैसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि ईस्ट प्लाज्मिड के साथ ही हमने जो ई कोलाई का प्लाज्मिड है इसका इंटीग्रेशन करवा दिया, तो इसमें ईस्ट के कैरेक्टर भी आ जाएंगे और इसमें ई कोलाई वाले कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो गया है। इसके साथ ही ई कोलाई जो हमारा प्लाज्मिड है जिस पर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी करवा दी है उसके साथ हमारा जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला डीएनए है जिसमें निफ सिस्टोन प्रेजेंट है उसको हम इसके साथ इंटीग्रेट कराते हैं हाइब्रिड फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो हमारे पास में दो सैंपल आ गए हैं जिसमें एक सैंपल एक प्लाज्मिड का है जिसमें ईस्ट के भी कैरेक्टर हैं और ई कोलाई के भी कैरेक्टर हैं। इसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ईस्ट प्लाज्मिड। दूसरा जो है उसमें ई कोलाई और क्लेबेसिलिया न्यूमोनिया जो है इनका ये प्लाज्मिड है जिसे हम कहेंगे हाइब्रिड ई कोलाई एंड क्लेबेसिलिया प्लाज्मिड। अब इन दोनों का जब इंटीग्रेशन हो गया है, इन दोनों का फॉर्मेशन हो गया है, तो फॉर्मेशन के बाद में दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। अब ये फॉर्म तो हो गया है, तो एक होस्ट सेल के अंदर तो हम इस तरीके का डीएनए जिसमें ई कोलाई के कैरेक्टर भी हैं और जिसमें क्लेबेसिलिया और प्लाज्मिड जो है निमोनिया उसके कैरेक्टर हैं, तो एक में तो एक होस्ट सेल के अंदर तो हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरे होस्ट सेल के अंदर हमने जो हाइब्रिड ई कोलाई और ईस्ट का प्लाज्मिड है उसको ट्रांसफ़र किया। इन दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण जो क्लोनिंग होगी, जो बनेगा नया, उसका हम क्लोनिंग करवाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेल होगी जिसमें कि क्लीबेलिया प्लाज्मिड के कैरेक्टर हैं, वो सेल जो होगी उसमें निफ जीन प्रेजेंट होगा और ये हमारे पास में एक हाइब्रिड फॉर्म के साथ में दूसरी सेल प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ जो ई कोलाई यूज़ में ली जा रही है, ई कोलाई का प्लाज्मिड, वो इसलिए यूज़ में लिया जा रहा है क्योंकि ये प्लाज्मिड जो होता है ये इजीली इंटीग्रेट हो पाता है, इसके साथ में इंटीग्रेशन जो होता है वो इजीली हो पाता है, इस कारण से इसे काम में लिया जाता है। तो ये है सेल जिसका क्लोनिंग हुआ है विथ निफ जीन के साथ में, और ये निफ जीन कहाँ पर प्रेजेंट थे, निफ सिस्टोन में प्रेजेंट थे। और निफ सिस्टोन कहाँ प्रेजेंट था, वो क्लीबेसिलिया न्यूमोनिया प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट था। तो ये था हमारा जो ईस्ट सेल होती है उस ईस्ट सेल का जेनेटिक इंजीनियरिंग निफ जीन के साथ में। इसका ये टॉपिक जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है टॉपिक जिसे हम कहेंगे नोड जीन और हब जीन, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।